अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टॉपर 2022। हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि लेक्चरर केमिस्ट्री के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं, तो उनके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये उस सीरीज़ में 4 नंबर की वीडियो है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये किसी भी किस्म के लेक्चरर केमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर हों या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब हो, पीपीएससी में हो या एफपीएससी में हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह के ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली। तो आज हम 4 नंबर की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को स्टियोक्योमेट्रिक रेशियो में हम मिलाते हैं तो उससे बनते हैं। ये 2 तरह के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, एडिशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप होती है डबल सॉल्ट्स, देन सेकेंड टाइप आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। डबल सॉल्ट्स जो होती हैं वो जब हम 2 सॉल्ट्स को स्टियोक्योमेट्रिक रेशियो में मिक्स करते हैं और देन उसको क्रिस्टलाइज़ करवाते हैं, तो वो जो है वो डबल सॉल्ट की फॉर्म में क्रिस्टलाइज़ होके आता है। जैसा कि पोटाशियम सल्फ़ेट है और एलुमिनियम सल्फ़ेट है, इनको जब हम इकट्ठे क्रिस्टलाइज़ करवाएंगे तो पोटाश एलम बन के आएगा। पोटाशियम सल्फ़ेट और साथ में एलुमिनियम सल्फ़ेट और साथ जो है 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये एक डबल सॉल्ट की एग्जांपल है, ये पोटाश एलम है। देन हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स एनाइन या कॉम्प्लेक्स केटाइन या दोनों ही एनाइन और केटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। जो इनमें सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ डिफरेंट तरह के लिगेंड्स अटैच होते हैं, और वो जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट करते हैं। तो ये जब डोनेशन होती है तो ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को करवाते हैं तो इकट्ठे ही हम उनको मिक्स करते हैं, तो उससे हमारे पास कौन सा कंपाउंड आता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स बन के आया। और यहाँ इस तरह का भी आ सकता है जिसमें कि या तो अमोनिया जो है 6 अटैच हैं और 3 क्लोरीन अटैच हैं, या 3 क्लोरीन और 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी यही है कि ये बनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को स्टियोक्योमेट्रिक रेशियो में मिलाने से। स्टियोक्योमेट्रिक रेशियो जो है वो एक ख़ास मीन के एक ख़ास रेशियो में हम जब इनको मिक्स करते हैं, जैसे 1:1 से 1:2 से इनको जब मिक्स करते हैं तो तब हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स बनते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्नालाइट की एग्जांपल है। इसमें पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मोहर सॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है आयरन का सल्फ़ेट है, अमोनियम सल्फ़ेट है और साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एग्जांपल्स थी डबल सॉल्ट की। एक तो पोटाश एलम हमने देखा, कार्नालाइट देखा, मोहर सॉल्ट देखा। देन हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जब हम पोटाशियम साइनाइड और आयरन का जो साइनाइड होता है इनको मिक्स करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन के आता है। पहले जो था पोटाशियम साइनाइड था, तो उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते थे तो पोटाशियम आयंस और साइनाइड आयन बनते थे। और इसी तरह जो आयरन साइनाइड था उसमें आयरन के आयंस अलग बनते थे और साइनाइड के आयंस अलग बनते थे, मीन कि इस तरह से ये आयोनाइज होते थे वाटर में। जबकि जब हम इनको मिक्स किया और ये वाला कंपाउंड बन के आ गया, अब जो आयंस बनेंगे वो पोटाशियम के केटाइंस बनेंगे और फेरोसायनाइड का एनाइन बनेगा जब भी इस कंपाउंड की आयोनाइजेशन होगी। तो ये जो फेरोसायनाइड वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन।
ड्रग जो हैं, ड्रग ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी और माइंड का कंट्रोल आपसे ले लेती हैं, मीन के उसके जो है आपके अंडर नहीं रहने देती, अंडर कंट्रोल नहीं रहने देती। तो जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेन से रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मीन के इंटेंस पेन हो तो उसकी रिलीफ के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। जबकि मेडिसिन्स क्या करती हैं, मेडिसिन्स रिवर्स करती हैं और रिस्टोर करती हैं कंट्रोल को आप तक। मीन के जब भी कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी ऐसी डिसफंक्शनिंग हो गई बॉडी में, तो जिसकी वजह से वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं रही, तो ये उसको रिस्टोर करने का काम करेंगी। ड्रग्स जो हैं इनके अफेक्ट्स की तरफ आते हैं। अफेक्ट्स जो हैं इनके पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इस सेंस में कि ये पेन वगैरह से आपको सूथिंग अफेक्ट देती हैं, रिलीफ देती हैं, और नेगेटिव अफेक्ट इस सेंस में कि ये एडिक्शन कॉज करती हैं। मीन कि ये पेशेंट को, बॉडी को अपने आप के आदी बना देती हैं, चूँकि ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। तो हमें मीन के वही फंक्शन हमारी बॉडी नहीं परफॉर्म करती, बल्कि बॉडी को ज़रूरत होती है ड्रग्स की, ताकि वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो इसके ज़रिए। देन मेडिसिन के जो हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, चूँकि ये कंट्रोल को रिस्टोर करती हैं, जो भी डिसफंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करते हैं, तो बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है। मीन के इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। ड्रग्स जो हैं वो ट्रीटमेंट के में भी यूज़ होती हैं डिफरेंट तरह के डिजीज़ में, और कुछ जो ड्रग्स हैं वो एज ए मेडिसिन भी यूज़ होते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं ड्रग्स। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द पीपल इसको रिक्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं, मीन के तफरीही पर्पज़ के लिए, जैसे कि डिफरेंट तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि उनको सूथी का इफ़ेक्ट हो, अगर कोई टेंशन है, टेंशन से रिलीफ हासिल करने के लिए, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। देन ये इम्प्रूव करने के लिए कोग्निटिव एबिलिटीज़ होता है आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। लेकिन इसके फिर वही बात कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कि ये एडिक्शन जो है उसकी तरफ ले जाती हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हाइपरटेंशन के लिए पिल्स यूज़ होती हैं, वो इसकी एग्जांपल है। डायबिटीज़ के लिए जो पिल्स यूज़ होती हैं वो भी ड्रग्स होती हैं, या इसके अलावा और कई डिजीज़ के लिए ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। जबकि मेडिसिन जो हैं ये डिजीज़ को ही ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और पेन से रिलीफ हासिल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसकी एग्जांपल में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको आपकी पेन में, आपकी ज़रूरत में आपको रिलीफ दे रही है, तो वो मेडिसिन है। अगर हम बात करें कि अगर कोई थर्स्टी है, मीन के बॉडी जो है थर्स्ट फील कर रही है, तो उसको अगर हम वाटर प्रोवाइड कर दें तो वो वाटर भी उस पॉइंट पे उसके लिए मेडिसिन होगा। अगर बॉडी हंग्री है तो उसके लिए जो फूड है वो मेडिसिन का काम करती है। ये डिफरेंस था ड्रग और मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस एंड टूल। मोस्टली जो हैं कोई भी इन दोनों में से इनमें से कोई दो का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड टूल का डिफरेंस पूछ सकते हैं, अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट का पूछ सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगर हम टूल की बात करें तो टूल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक ख़ास पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस, और ये मोस्टली टूल का वर्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, मीन के जिनको हम अपने जो है हाथ से ही ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये इसके लिए, इसको ऑपरेट करवाने के लिए, मीन के टूल को यूज़ करने के लिए स्किल की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी, मीन के थोड़ी बहुत स्किल की ज़रूरत है, स्किलफुल होने की ज़रूरत है। देयर इज़ एन इम्प्लीकेशन डैट अ टूल इज़ ऑपरेटेड बाय हैंड, और मोस्टली टूल का वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि जो वो डिवाइसेस जो कि हैंड के साथ ऑपरेट होती हैं, तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस को क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स में हैमर आ जाती है, प्लेयर्स आ जाते हैं, या जितने भी इस तरह के टूल्स होते हैं, पेंट रोलर हो जाता है, या इस तरह के जितने भी पेचेस वगैरह को करने वाले जो होते हैं, या जितने भी टूल्स आमतौर पर यूज़ होते हैं छोटे छोटे से, वो सारे टूल्स में आएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए एक ख़ास किस्म की स्किल की ज़रूरत होती है, मीन के एक ख़ास स्किलफुल बंदा चाहिए होता है जिसको के जो कि इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर सके।
और चूंकि इंस्ट्रूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, तो उसे ऑपरेट करने के लिए एक टेक्नीशियन की ही ज़रूरत होती है जिसको कि उस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर वे में पता हो कि उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसके सारे फंक्शंस का पता हो। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट की जो एग्जांपल्स है उसमें हमारे पास आ जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है, क्रोमेटोग्राफ आ जाता है, टाइट्रेटर आ जाता है, या इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इसके अंडर आएंगे। देन हम ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर्स अब ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे उसमें टूल्स भी आ सकते हैं, उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है, कोई मशीनरी, कोई टूल्स, कोई मटेरियल, कुछ भी आ सकता है जो कि यूज़ किया जाता है एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए वो एक किट यूज़ की जाती है उससे एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर तो हमने कोई भी टाइट्रेशन करनी है लेबॉर्ट्री में, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ब्यूरेट यूज़ करते हैं, पाइपर यूज़ करते हैं, और उसको जो है उसको पोर करने के लिए चीज़ों को, लिक्विड्स को। देन हम फ्लास्क का यूज़ करते हैं जिसमें कि हम अपना जो है टाइट्रेंट लेते हैं, और फिर हम बीकर को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, या टाइट्रेशन में जो जो चीज़ें भी यूज़ होती हैं तो वो टाइट्रेशन का ऑपरेटर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूबा डाइविंग करते हुए कौन कौन सा ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। गॉगल्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, और ब्रीथिंग टैंक होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ होते हैं। इसी तरह किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ टूल्स यूज़ होता है उसको हम ऑपरेटर्स कहेंगे। होप सो इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। रेडिकल वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं, जबकि उनका हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। मीन के मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनका एक हाइड्रोजन रिमूव करने से जो स्पीशी बनती है वो रेडिकल कहलाती है। और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशी बनती है जिसका कि एक बॉन्ड जो है वो अभी फ्री होता है, ये यहाँ से किसी भी चीज़ के साथ जुड़ सकती है। तो ये जो है ये एक अल्काइल रेडिकल की एग्जांपल है। मिथाइल रेडिकल हो गया, देन एथाइल रेडिकल। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो स्पीशी होती है, कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, या तो हम उसके एज ए होल उसके इलेक्ट्रॉन्स को कह देते हैं कि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर मौजूद हो। तो ये जो स्पीशी होती हैं ये हाईली रिएक्टिव होती हैं इसी वजह से, क्योंकि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो उसको स्टेबलाइज होने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो पेयर अप होकर स्टेबल हो जाए। और इसको ये कैसे बनते हैं, ये होमोलिटिक क्लीवेज के रिज़ल्ट में बनता है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज दो तरह की होती है, एक हेट्रोलिटिक होती है, एक होमोलिटिक होती है। जब हम हेट्रोलिटिक करवाते हैं तो ईच क्लोरीन टेक्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। मीन के ये यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम था, हाँ एक मॉलिक्यूल था, जिसमें कि ये जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड जो है वो चूँकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन्स की तरफ चला गया और यहाँ से बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया, और जिसके रिज़ल्ट में दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये जो इस तरह का रिएक्शन होता है ये किसी भी हीट की प्रेजेंस में या किसी भी लाइट की फोटॉन्स की प्रेजेंस में होता है, तो ये होमोलिटिक है। जबकि हेट्रोलिटिक है, उसमें कोई भी बॉन्ड है तो उसमें दो के दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम की तरफ चले जाते हैं, जबकि दूसरा जो है वो बिल्कुल ही डिवॉइड हो जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। जैसे ये वाला बॉन्ड जो है कंप्लीट इसकी तरफ चला गया एक के पास, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुए हैं जिसमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की दोनों साइड पे। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में आयंस बनते हैं और होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यहाँ पर आयन नहीं आएगा, सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल्स आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं. वाई द टर्म रेडिकल इज़ यूज्ड इन सॉल्ट एनालिसिस. तो सॉल्ट एनालिसिस में चूँकि हम जब भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं तो सॉल्ट के हम पढ़ते हैं कि ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक एसिड रेडिकल होता है, एक बेसिक रेडिकल होता है. तो यहाँ पर हम रेडिकल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमने रेडिकल की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो तो मोस्टली रेडिकल की डेफिनेशन फ्री रेडिकल को ही रेडिकल के तौर पर डिफ़ाइन कर दिया जाता है, या रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनको कहते हैं जो कि हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद बनता है. तो यहाँ पर रेडिकल क्यों यूज़ होता है. इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि स्टार्ट में रेडिकल जो है एक रेंडमली एक वर्ड मीन के इसको किसी और तरह डिफ़ाइन किया जाता था, और रेंडमली एक मीन के वर्ड इसको दे दिया गया है कि ये जो सॉल्ट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक एसिडिक पार्ट है जो एसिड से आता है, दूसरा बेसिक पार्ट है जो बेस से आता है, और इनको साथ रेडिकल का वर्ड यूज़ कर दिया गया. तो ये आर्बिट्रेरीली यूज़ किया गया था स्टार्ट में और आज तक यही चलता आ रहा है. इसके अलावा अगर हम रेडिकल को इस तरह से डिफ़ाइन करना चाहें तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कोई चार्ज है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करता है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं. अगर हम इस वाले रेडिकल को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. और चूँकि रेडिकल्स के ऊपर जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं. वाई एसिड एंड बेस रेडिकल्स आर कॉल्ड सो. अब ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब है कि एसिड रेडिकल को एसिड और बेसिक रेडिकल को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं. क्योंकि जब भी कोई भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में, तो एक एसिड होता है जबकि दूसरी जो है वो बेस होती है. वो रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में एक सॉल्ट बनती है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. एसिड हमारे पास है H2SO4. तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के आयंस हैं, ये वाटर में आयोनाइज हुआ हुआ. और बेस जो है उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो ये कॉपर का आयन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं. तो ये जो कॉपर वाला है कॉपर +2 है, तो ये सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना देगा, और साथ में ये जो हाइड्रोजन और वाटर है ये मिलके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे. तो इस केस में अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव पार्ट है जिसको हम बेसिक रेडिकल कह रहे हैं वो बेस से आया है हमारे पास, जबकि जो नेगेटिव पार्ट है वो सल्फेट वो हमारे पास एसिड से आया है. तो इसीलिए हम इसको जो है एसिड रेडिकल कहते हैं और दूसरे वाले को बेस रेडिकल कहते हैं. केटाइन एंड एनाइन आर कॉल्ड बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली बिकॉज ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन केटाइन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनाइन कम्स फ्रॉम एसिड. क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. इनऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चंस हों तो ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको देख लेते हैं. लैंथेनाइड्स जो हैं वो असल में वो वाले केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि लैंथेनाइड सीरीज़ ऑफ द F ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं. और लैंथेनाइड सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, 57 से स्टार्ट होती है लैंथेनम से, और 57 से स्टार्ट होती है और 71 तक जाती है. जबकि बल्कि ये नीचे लिखा भी हुआ है 57 से स्टार्ट होती है और 71 तक जाती है, जबकि जो एक्टिनाइड्स हैं वो 89 से स्टार्ट होकर 103 तक जाते हैं. तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो वाले केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिनियम सीरीज़ में पाए जाते हैं F ब्लॉक. ये दोनों सीरीज़ F ब्लॉक की सीरीज़ हैं. और जो लैंथेनाइड्स हैं वो लैंथेनाइड सीरीज़ में होते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें इनकी लोकेशन. तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो एक्टिनाइड सीरीज़ में हैं. लैंथेनाइड सीरीज़ जो हैं मीन के जो लैंथेनाइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. सिर्फ प्रोमीथियम जो है ये रेडियो एक्टिव है. और ये जो क्वेश्चन है ये वाला टेस्ट में भी पूछा गया था. 2020 का जो लेक्चरर केमिस्ट्री PPSC का टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी लैंथेनाइड है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है. देन एक्टिनाइड्स की बात करते हैं. तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो सारी के सारी रेडियो एक्टिव हैं और ये सारे जो हैं इनमें ट्रांस यूरेनियम एटम्स हैं और ये सारे जो हैं ये रेडियो एक्टिव ही होते हैं. देन लैंथेनाइड का देखते हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में होते हैं.
मीन के 4f ऑर्बिटल इनमें फिल हो रहा होता है, 1 2 3 एंड इस तरह 14 तक जब फिल होता है तो 14 हमारे पास जो हैं वो लैंथेनाइड्स आ जाते हैं। और जबकि जो एक्टिनियम सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उसमें 5f का ऑर्बिटल वो फिल हो रहा होता है। लैंथेनाइड्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है उसके डिफरेंट कंपाउंड में वो +4 है, जबकि एक्टिनाइड्स की +6 है। और लैंथेनाइड्स में अब कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो यही वाले 57 से लेके 71 तक आते हैं, और जबकि एक्टिनाइड्स के जो हैं वो एक्टिनियम से लेके 103 आई थिंक ल्यूटीटियम है, इसका आप नेम देख लीजिएगा, तो यहाँ तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ लेक टेस्ट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो। अब इस तरह के जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो किसी भी एक नेम्ड रिएक्शन के बारे में आप को कहते हैं कि इसके बारे में आप बताएं कि किस लिए यूज़ होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें एंड रिज़ल्ट क्या आता है, इसमें रीजन कौन सा यूज़ होता है। इस तरह के कुछ 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेक टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। लेक टेस्ट असल में यूज़ होता है एल्यूमिनियम आयंस की कन्फर्मेशन के लिए। सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म जब करते हैं तो सबसे पहले एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उनको कंफर्म करने के लिए कुछ हमारे पास कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और वो सारे याद करना मुश्किल है, बल्कि मेरे ख्याल में नामुमकिन ही है इतना ज़्यादा नॉलेज जो है वो रिटेन करना। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जैसे ये नेम्ड कुछ रिएक्शंस हैं या ड्राई टेस्ट हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए, और ये मोस्टली पूछ भी ली जाती हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम आयन के लिए यूज़ होता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि हम इसमें लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं और बेसिक मीडियम होता है, तो जिसके नतीजे में जो है एड्जॉर्प्शन होती है, और जो लिटमस है वो एड्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब लिटमस एड्जॉर्ब होता है तो उसके नतीजे में एक लेक लाइक, जैसे कि किसी भी लेक की अपीयरेंस होती है जिसमें कि स्काई ब्लू से कलर के पीपीटी हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो उस तरह के ये रिज़ल्ट आता है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख भी लेते हैं ये किस तरह का होता है। तो इसका ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करवाते हैं। तो इसमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ हुआ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, देन अल्कलाइन मीडियम में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और ये ब्लू कलर का था क्योंकि इसने एड्जॉर्ब कर लिया था लिटमस सॉल्यूशन को। लेक टेस्ट के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसके बारे में पिछली स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो बताने के बाद इसका जो रीजेंट है वो हम यूज़ करते हैं अपनी सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्सचर यूज़ करते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व करके, देन हम उसमें HCl डालते हैं, उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और लिटमस सॉल्यूशन के 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं, तो जिसके रिज़ल्ट में ब्लू फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट आ जाता है कलरलेस सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम बस इतना बता दें तो एनफ होगा। वैसे इसको डिटेल में देख लेते हैं कि मिक्सचर लेते हैं, देन उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और फिर अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं और उसके साथ ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, तो जिसके रिज़ल्ट में जो है वाइट पीपीटी बनता है जो कि एल्यूमिनियम आयन को कंफर्म कर देगा। अभी हम इसमें HCl में इस पीपीटी को डिसॉल्व करेंगे और कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, और अभी हमारे पास एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है वो बन के आ गया हुआ। देन हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन के, और चूँकि हमारा जो मीडियम है वो भी एसिडिक है HCl के मौजूद होने की वजह से, तो ये रेड कलर का जो है सॉल्यूशन वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें दोबारा से ऐड करेंगे, और ताकि जो सॉल्यूशन है जो उसकी pH है उसकी pH अल्कलाइन हो जाए। तो अभी जो है अल्कलाइन pH में जो लिटमस है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने की वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब जो है ये एब्जॉर्ब करेगा लिटमस सॉल्यूशन को, तो इसके जो पीपीटीज़ हैं वो ब्लू कलर के पीपीटीज़ बनेंगे, तो ब्लू फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट बनेगा। ये यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और लिटमस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम आयन की कंफर्मेशन के लिए, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है।
क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। अब एक और टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए। तो रिड्यूसिंग शुगर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं, तो वो ये होता है कि उनमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इस वजह से वो इसके साथ रिएक्शन दे देते हैं। इसके अलावा जो दूसरे भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ जो है पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, मीन कि इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाती है जब हम इन चीज़ों को मिक्स किया होता है। इसमें क्या क्या कुछ है, सोडियम सिट्रेट है, सिट्रेट इसमें यूज़ होता है, जबकि जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसमें सोडियम टार्टरेट यूज़ होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी तकरीबन इन दोनों में जो चीज़ें हैं वो सेम ही हैं। तो इसमें सोडियम सिट्रेट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है, जो कि इसमें बफर का काम करता है। देन पेंटाहाइड्रेट यूज़ होता है कॉपर सल्फेट का, मीन कि कॉपर सल्फेट .5H2O यूज़ होता है। तो ये जो है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है इन चीज़ों का जो मिक्सचर है। इसमें रिज़ल्ट क्या आता है, इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है, जिससे पता चलता है कि जो चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था और उसने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना दिया है। अब इसकी मज़ीद जो डिटेल में केमिस्ट्री वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट असल में किस चीज़ का बना है। अभी हम देख लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूरिन सैंपल में ये टेस्ट यूज़ होता है। तो ये जो टेस्ट है एल्डिहाइड्स और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इनको जो है इनके लिए पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन की जो अल्फ़ा पोजीशन उसके ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो वो वाले कंपाउंड्स भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। उसके अलावा ग्लूकोज तो देता ही है क्योंकि वो एक एल्डोज है। स्टार्चेस और सुक्रोज जो है ना, वो उनके पास चूँकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। ये यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया है ताकि उसको मज़ीद एलेबोरेट किया जाए। ये एक एल्डोज है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे हमारा जो कॉपर है, कॉपर का सिट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर ब्लू होता है। तो ये जो कॉपर है, कॉपर का +2 नहीं सिट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, और ये सिट्रेट ऐड करने का मकसद ये है कि ये कॉपर की जो 2 फॉर्म है इसको पहले ही इसको 1 में कन्वर्ट होने से रोका जाए। तो ये इसका पर्पस है। जब ये रिएक्शन करता है हमारे एल्डिहाइड के साथ, तो एक कार्बोक्सिलेट आयनाइन बनता है और साथ में ब्रिक रेड कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब यहाँ पर अगर हम कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखें तो वो 1 है, तो यहाँ ये जो है ये रिड्यूस हो गया और इसने हमारी जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट एनाइन में चेंज कर दिया है। तो ये जो ब्रिक रेड कलर आता है ये क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से आता है। यहाँ पे इसकी आप विजिबल एलेबोरेशन, जो कलर की एलेबोरेशन है वो देख सकते हैं कि यहाँ 2 cm³ टेस्ट सॉल्यूशन था और उसका कोई भी कलर नहीं था, कलरलेस था। हमने उतना ही उसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमने पहले बात कर ली, ये ब्लू कलर का था। देन हम इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा बॉयल नहीं करना, सिर्फ हीट करना, और वो भी वाटर बाथ में, और इसमें ये कलर बन के आ जाएगा ब्रिक रेड कलर का। तो ये था बेनेडिक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, व्हाट इज़ नीन हाइड्रेन टेस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नीन हाइड्रेन टेस्ट जो है ये परफॉर्म किया जाता है अमोनिया के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स के लिए, या स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स के लिए। इसमें जो रीजन चूज़ होता है वो नीन हाइड्रेन होता है। नीन हाइड्रेन का IUPAC नेम देखें तो 2,2-डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन होता है। इंडेन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 पोजीशंस पे एक ही पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, और 2 पोजीशंस पे 1 और 3 पोजीशन पे 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं। इसमें जो रिज़ल्ट आता है वो डीप ब्लू कलर आता है।
ये इसकी फाइनल इंडिकेशन होती है कि ये वाला टेस्ट जो पॉजिटिव देगा तो उसमें इस तरह का कलर जो है वो शो होगा। जब हम निन हाइड्रीन और अमीनो एसिड को मिक्स करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होता है कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है, और जिसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होते हैं और साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। और साथ में ये जो हमारा निन हाइड्रीन था ये हाइड्रा इंडेटिन में चेंज हो गया, और जो कि निन हाइड्रीन की ही रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये खुद रिड्यूस हो गया, इसने इनको ऑक्सीडाइज कर दिया अमोनिया को। अब जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो एक और निन हाइड्रीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के नतीजे में डाई कीटो हाइड्रीन बना देगा, जिसको हम रोहेमान्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर डीप ब्लू होता है, जो कि हमें शो हो रहा होता है। इम्यूनो एसिड जो हैं, इम्यूनो ग्रुप, अगर हम इम्यूनो ग्रुप की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड N होता है, और यहाँ पे हमारे पास N के साथ कोई भी R ग्रुप लगा होगा और कार्बन के साथ भी कोई 2 तरह के ग्रुप्स बीच लगे होते हैं, तो ये इम्यूनो ग्रुप होता है। तो इस तरह के जो एसिड्स हैं जैसे कि प्रोलीन है उसमें ये ग्रुप है, तो वो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जबकि एस्पाराजीन जो है उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ब्राउन कलर का बनता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। निन हाइड्रीन का रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास निन हाइड्रीन है, जैसा कि हमने देखा था 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं, और 1 और 3 पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं कार्बोनाइल, और ये इंडेन का फॉर्मूला है। यहाँ हमने इसका अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, और अमीनो एसिड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन के नतीजे में 2 जो मॉलिक्यूल थे निन हाइड्रीन के वो इस तरह से अटैच हो गए, और ये जो हमारे पास बना है ये रोहेमान्स कॉम्प्लेक्स है, और ये ब्लू कलर का होता है जो कि हमें शो होता है। और ये जो हमारा अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट हो गया एक एल्डिहाइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो ये इक्वेशन भी आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी जो आपको नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियोस हैं वो इजीली मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।